चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि बेटा लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज लिबरलाइजेशन। राइट, लिबरलाइजेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और आज हमें देखना है कि कौन कौन से सेक्टर्स थे जिसमें लिबरलाइजेशन की वजह से रिफॉर्म्स आए। उसमें से हम बेटा एक सेक्टर डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। राइट, तो आपने प्रीवियसली देखा कि जनरली ये सेक्टर थे बेटा जिनमें बेसिक रिफॉर्म्स आए थे बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। राइट, तो ये दीज आर द बेसिक सेक्टर जिनमें बेटा लिबरलाइजेशन की वजह से रिफॉर्म्स वगैरह आए थे। राइट, और हमें बेटा एक एक करके को डिटेल में डिस्कस करना है। प्रीवियस क्लास में आपको लिखवा चुका था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे बेटा, वो सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब एक एक करके बेटा इन पांचों पॉइंट को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। राइट, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। राइट, प्रीवियस क्लास बेटा आपने रिवीजन कर रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ। चलिए, तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स है। तो सबसे पहला रिफॉर्म्स था बेटा हमारे पास अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का अबॉलिशन, अबॉलिशन का मतलब होता है बेटा हटा देना, डिलीट कर देना। तो देखिए, आप मेरे साथ नोट करेंगे बेटा, फिर समझेंगे इसको। कहते हैं इन जुलाई 1991 a new industrial a new industrial policy was announced। यानी कि 1991 में बेटा एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, और इस पॉलिसी ने इट अबॉलिश्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंसिंग फॉर बिजनेस। बट सभी बिजनेस में नहीं हटाया था क्या? सभी बिजनेस में नहीं हटाया था बेटा लाइसेंसिंग को, एक्सेप्ट कुछ इंडस्ट्रीज में आज भी लाइसेंसिंग है। फॉर दी फॉलोइंग इंडस्ट्री still need to obtain लाइसेंस। वो 5 इंडस्ट्रीज हैं बेटा, इनके नाम लिख लीजिएगा। सबसे पहला है लिकर, सेकंड है हमारे पास सिगरेट, थर्ड वी आर हैविंग डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव डिवाइस जो अगर बनते हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। और फिफ्थ है बेटा हमारे पास डेंजरस केमिकल। राइट, देखो बच्चों, कहते हैं सर बिफोर 1991 भारत की सरकार ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर लाइसेंस सिचुएशंस लगा रखा था बेटा। यानी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको सरकार से लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। प्रीवियसली ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब सरकार ने बेटा जब 1991 में एक न्यू
पॉलिसी लेकर आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उसके अंदर बेटा एक पॉलिसी में चेंज आया और उस पॉलिसी का नाम था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यानी कि जो इससे पहले हमने पढ़ी थी आईपीआर पॉलिसी 1956, याद है आपको? चैप्टर नंबर 4 में बेटा मैंने आपको आईपीआर पॉलिसी 1956 कराया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इफ यू रिमेंबर दैट, राइट? और उस पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनके ऊपर एक लाइसेंसिंग पॉलिसी कंपल्सन कर दिया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं देन यू हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आप लाइसेंस ऑब्टेन नहीं करेंगे तो पर्टिकुलर सेक्टर में बिजनेस नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट? याद है आपको बेटा? हाँ जी। तो गवर्नमेंट ने बेटा 1991 जुलाई में इस पॉलिसी को डिलीट कर दिया, ठीक है, और एक न्यू पॉलिसी आई और उस न्यू पॉलिसी ने बेटा अनाउंस किया कि अब लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया जाएगा, ठीक है? अब लाइसेंसिंग को क्या कर दिया जाएगा? अबॉलिश कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस ऑब्टेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्रीली बिजनेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट सभी बिजनेस को लाइसेंस फ्री नहीं किया बेटा। कुछ ऐसे बिजनेस थे जिनके ऊपर आज भी लाइसेंसिंग सिचुएशंस है, राइट? तो वो कुछ 5 बिजनेस है बेटा, ये एक्सेप्शन है इनका, कि बाकी सब यानी कि जितने भी बिजनेसेस थे बेटा सब में से लाइसेंसिंग हटा दिया इन 5 बिजनेस को छोड़ के। सबसे पहले लिकर। लिकर मतलब होता है अल्कोहल। जो कंपनी अल्कोहल वगैरह बनाती है बेटा तो उन्हें लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ा। बात भी सही है ना यार, हम इसके यूज को ना प्रमोट नहीं करना चाहते। अगर इसको लाइसेंस फ्री कर दिया जाए तो हर गली हर नुक्कड़ में एक दारू बनाने वाला बंदा आ जाएगा। तो हम अल्कोहल के कंजम्पशन को क्या नहीं करना चाहते बेटा? प्रमोट नहीं करना चाहते थे सरकार। इसलिए गवर्नमेंट ने बेटा बोला भैया लाइसेंस लेकर ही आप लिकर्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली लिकर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बिना लाइसेंस के करोगे तो वो इलीगल हो जाएगा, कानूनी अपराध हो जाएगा, ठीक है? दूसरा सिगरेट, ऑफ कोर्स अगेन टबैको का यूज होता है बेटा इसमें, राइट? तो ये सब चीजें नशीली पदार्थ है, इनको बनाने के लिए आपको सरकार का लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के आप बिजनेस नहीं कर सकते इन प्रोडक्ट्स का। या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स, राइट? आर्म्स वगैरह, हथियार वगैरह आप नहीं बना सकते बेटा, तो इसके लिए भी लाइसेंस ही ऑब्टेन करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही बना सकते हो। कोई भी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, राइट, जो एक्सप्लोजिव डिवाइस वगैरह बनते हैं बेटा तो वो भी आप नहीं बना सकते बिना लाइसेंस के। और डेंजरस केमिकल्स वगैरह, राइट? और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं बेटा विच आर वेरी डेंजरस टू यूज, राइट? तो इनके लिए भी बेटा आज आपको क्या करना है? लाइसेंस लेकर ही आप इन बिजनेस में इंडल्ज हो सकते हैं। बिना लाइसेंसिंग के इन बिजनेस में इंडल्ज नहीं हो सकते आप, राइट? तो सर न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी ने क्या किया? लाइसेंसिंग फ्री कर दिया। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया बेटा? लाइसेंस फ्री कर दिया, फ्रीली आप बिजनेस कर सकते हो एक्सेप्ट दीज 5 बिजनेसेस जहां पर आज भी लाइसेंसिंग की कंडीशन लगी हुई है। लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव डिवाइस वगैरह जो बनते हैं एंड डेंजरस केमिकल, देयर इज 5 इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर बेटा आज भी लाइसेंसिंग फैसिलिटी लगी हुई है। समझे बच्चों? हाँ जी। तो अगर लाइसेंस फ्री हो गया तो डेफिनेटली लाइसेंस फ्री मतलब आपको एक लिबरलाइजेशन मिल गई। क्या मिल गई बेटा? लिबरलाइजेशन, कि आप आसानी से आप बिजनेस कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। समझ आया जी? ओके, क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ये लिख लिया आप लोगों ने? डन बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। पॉइंट नंबर 2, लिखिए कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिखेंगे अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी
under new economic policy, number of industries reserved for public sector was reduced from 17 to 18. In 2010-11, the number of these industries was reduced merely to atomic, sorry, atomic energy and railway. देखो बच्चों, अगर आप लिख रहे हैं तो 2 मिनट रुक जाइए, फिर आप नोट कर लीजिएगा। आई विल प्रोवाइड यू टाइम। ये कॉन्सेप्ट सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में लेके चलता हूँ, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 याद करें बच्चे, वहां पर आपने एक आईपीआर पॉलिसी पढ़ी थी 1956, याद है आपको? और उसमें आईपीआर में एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से पहली कैटेगरी एक्सक्लूसिवली बिलोंग कर रही थी बेटा पब्लिक सेक्टर को, याद है? तो सर मेजोरिटी ऑफ जो इंडस्ट्रीज थी बेटा वो किसको बिलोंग कर रही थी? हमारे कैटेगरी 1 यानी कि पब्लिक सेक्टर को। तो गवर्नमेंट ने इसको, ध्यान सुनना बेटा, जो रिजर्व कर रही थी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के लिए, उस रिजर्वेशन को कम कर दिया, राइट? यानी कि पहले हमने थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने इंडस्ट्री रखी थी पब्लिक सेक्टर के लिए एक्सक्लूसिवली। सेकंड वाले में बेटा पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकती थी, बट उसमें पहले कौन बनाएगा बेटा? पब्लिक सेक्टर के अंदर ही कंपनी बनानी पड़ेगी आप। और जो तीसरा था वो आपने किसको छोड़ रखा था? पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को, राइट? तो कह रहे सर जो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करी हुई थी बिजनेसेस या इंडस्ट्री, उसको क्या कर दिया गया बेटा? रिड्यूस कर दिया गया। और इसको रिड्यूस करने का मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट उसमें कर दी गई। ठीक है, देखिए जरा, कहते हैं अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर के लिए बेटा इंडस्ट्री रिजर्व थी उसको रिड्यूस कर दिया। पहले कितनी रिजर्व थी बेटा? 17। अब फिर उसको कितना कर दिया गया? 8। ठीक है, पहले कितनी थी? 17 इंडस्ट्रीज में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही बिजनेस कर सकता था। बेटा इस लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के बाद न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी में हमने क्या कर दिया बेटा? कि इसको 17 से 8 कर दिया, राइट? बट 2010 और 11 में फर्दर इसमें चेंज आया बेटा, और ये नंबर आज के डेट में सिर्फ 2 ही है। यानी कि आज पब्लिक सेक्टर एक्सक्लूसिवली सिर्फ 2 ही बिजनेस में इंडल्ज है बेटा, पहला एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेलवेज, राइट? जहां पर एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर काम कर सकता है। इसके अलावा बाकी जितने भी सेक्टर बच गए बेटा, उसमें सारा का सारा बेटा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर फ्रीली उसमें बिजनेस कर सकता है, सब्जेक्ट टू देयर इज 5 कंट्रीज, सॉरी, बिजनेसेस, जिसमें आपको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। समझे? यानी कि जो पहले रिजर्व करे गए थे बेटा, अब उसको कम कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। पहले 17 से 8 किया, और फिर 2010-11 में बेटा उसको 8 से मेयरली कितना कर दिया? 2। यानी कि आज के डेट में सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज है बेटा जहां पर एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट का बिजनेस होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल है, पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल है। इन 2 के अलावा जितने भी बिजनेस है बेटा भारत में, उनके ऊपर प्राइवेट सेक्टर भी आज आसानी से फ्रीली बिजनेस कर सकता है, एज पर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। समझ आया जी?
बोलो। ओके, नोट कर लिया है आपने? नोट हो गया, आगे बढ़े। आ जाओ। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या था बेटा हमारे पास? पॉइंट नंबर 3, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, ठीक है। प्रोडक्शन एरिया को डी रिजर्व कर दिया गया ना, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ दैट? सबसे पहले तो समझते हैं क्या थे। अब याद करेंगे, इसमें पढ़ रखा आपने ऑलरेडी। कहते हैं मैनी प्रोडक्शन एरिया, मैनी प्रोडक्शन एरिया विच अर्लियर were reserved for SSI were de-reserved. Forces of the market were allowed to determine allocation of resources. ठीक है, rather than the directive policy of the government. चलिए नोट कीजिए इसको। बेटा क्या आपने अगेन चैप्टर नंबर 4 में क्या SSI पढ़ा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था बेटा, कुछ एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कुछ एरिया ऑफ प्रोडक्शन रिजर्व किया हुआ था बेटा, किसके लिए? SSI के लिए। यानी कि अगर बिजनेस करना है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही कर सकते हैं, राइट। यानी कि रिजर्वेशन था, ठीक है। यानी कि अब रिजर्व कर रखा था कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू ही कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। अब सुनना, सरकार ने बेटा जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो इस रिजर्वेशन को हटा दिया। इस रिजर्वेशन को हटा के इसको डी रिजर्व कर दिया। क्या कर दिया? डी रिजर्व, यानी कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा और अब प्रोडक्शन होगा मार्केट फोर्सेस के आधार पे, ठीक है। मार्केट फोर्स मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे। यानी कि पहले जो प्रोडक्शन एरिया रिजर्व कर रखे थे SSI के लिए, यानी कि सरकार की डायरेक्टिव पॉलिसी के हिसाब से सारे डिसीजन होते थे। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी किस चीज का प्रोडक्शन करना है, किस चीज का प्रोडक्शन नहीं करना, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। बट जब ये पॉलिसी आई फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो, अब जो ये प्रोडक्शन एरियाज है जो पहले रिजर्व कर रखे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, अब उनको हम डी रिजर्व करते हैं। डी रिजर्व का मतलब होता है रिजर्वेशन अब इनका नहीं रहा। तो यानी कि अब मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करेंगे कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, कौन से गुड्स प्रोड्यूस नहीं करें। यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन करेगा बेटा? मार्केट फोर्सेस करेंगे। देखिए, मैनी प्रोडक्शन एरिया विच अर्लियर वर रिजर्व्ड, ठीक है, फॉर SSI। किसके लिए बेटा? SSI के लिए। और बाद में इनको क्या कर दिया गया? डी रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। और मार्केट फोर्सेस को बेटा एक्टिव कर दिया गया डिसीजन लेने के लिए। देखो, फोर्सेस ऑफ मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई। फोर्सेस ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है बेटा? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं।
वर अलाउड टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आप डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे कि रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करना है, यानी कि कौन से प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को यूज करना है, कौन से प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को यूज नहीं करना, कौन डिसाइड करेगा बेटा, डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड एंड सप्लाई जो डिसीजन लेते हैं बेटा, उसका आधार रहता है बेटा प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जहां पर हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलेंगे, इवन दो जहां पर डिमांड सबसे ज्यादा हाई होगी, सप्लाई कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा होंगे, वहां पर रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा और वहां पे ज्यादा प्रॉफिट्स के चांसेस हैं। तो यानी कि हम अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, राइट। मार्केट फोर्स विल डिसाइड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ आया बच्चों? हाँ जी बोलिए प्लीज। सभी को समझ आ गया? देखो अगर कहीं पे डाउट है तो प्लीज पूछ लो इस पॉइंट में। क्लियर टू एवरीवन? प्रथम, कोई डाउट बेटा किसी को? ओके, नोट करो फिर इसको फटाफट से, नोट कीजिए इसको। और हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हम्म, बोलो बेटा हो गया? अबे नलायको ऐसा क्या लिख रहे हो? ठीक है जी, आ जाओ। तो 3 पॉइंट हो गए बेटा हमारे। ओके, फर्स्ट पॉइंट था बेटा हमारे पास अबॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। दूसरा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना, सिकुड़ जाना। और डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। तो ये 3 पॉइंट हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है जी, चलिए। बेटा एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। इधर देखो जरा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनो, सुनना ध्यान से, ठीक है। मान लो एक बिजनेस है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, बिफोर 1991। एक बिजनेस है, एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, लेट अस अज्यूम ये है प्राइवेट इंडस्ट्री। ठीक है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री बिजनेस करती है और गुड एक्स को प्रोड्यूस करती है, और जिसके लिए इसने सरकार से लाइसेंस ऑब्टेन किया हुआ है। ठीक है जी, ध्यान से सुनिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन से सुनिएगा। सर ये जो इंडस्ट्री है बिफोर 1991, गुड एक्स में क्या कर रही है बेटा, डील कर रही है, और जिसके लिए इसने सरकार से क्या ऑब्टेन कर रखा है, लाइसेंस ऑब्टेन किया हुआ है। ठीक है, अब नाउ दिस कंपनी, नाउ दिस इंडस्ट्री wants to expand its production capacity, यानी कि लेट अस अज्यूम यहाँ पर वो गुड वाई को भी प्रोड्यूस करना चाह रही है। ठीक है बच्चों, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन ये थी उसने लाइसेंस ऑब्टेन करा हुआ था, सेकंड ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। तो क्या बेटा वहां पर ये कंडीशन थी कि एक्सपेंड करने के लिए भी हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस।
याद है आपको कुछ? यानी कि अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड भी करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, आप एक गुड्स को और प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो क्या आपको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या बेटा, ये एक तरीके से हिंड्रेंस है आपके ग्रोथ में, रुकावट है। बिल्कुल ना, लेट अस अज्यूम किसी वजह से लाइसेंस नहीं मिल पाया, तो यार मिला तो डिले हो गया, डेफिनेटली ना बिजनेस को तो लॉस हो जाएगा। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर एनवायरनमेंट स्पीडली बेसिस पे चेंज हो रहा है, क्या पता उसका बेनिफिट कोई और ले ले। आइडिया आपका था, ऑप्टेन किसी और ने कर लिया, देयर इज लॉट्स ऑफ हडल्स ड्यू टू दिस लाइसेंस। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, राइट। तो ये याद है आपको? हाँ जी, सभी को याद है ये प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ाई थी आपको, कि सेकंड अगर मुझे एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, तो मुझे लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। याद है ना? हाँ जी। तो इस वाली पॉलिसी में सुनना, ये पहले था, नाउ आफ्टर, आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने क्या लाइसेंस ही हटा दिया। अभी अबोलिशन ऑफ लाइसेंस आपने पढ़ा था, कि लाइसेंस हटा दिया, और लाइसेंस हटाए मतलब दोनों के लिए हटेगा, एक्सपेंशन के लिए भी हटेगा, और किसके लिए हटेगा बेटा, आपके अगर आपको फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसके लिए भी लाइसेंस हट जाएगा, और आपको एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए भी प्रोडक्शन दैट इज लाइसेंस हट जाएगा। तो इसका मतलब नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग, फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग implied freedom from capacity constraint। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा फिक्स, रुकावट। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, या हाउ मच टू प्रोड्यूस, was now a matter of producer choice, depends on market condition। तो क्या अब एक्सपेंशन करना आसान हो गया? क्या अब मैं अपने बिजनेस को आसानी से एक्सपेंड कर सकता हूँ बेटा, आफ्टर 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से? जी, मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा बेटा, राइट। मुझे कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। आई एम फ्री फ्रॉम ऑब्टेनिंग द लाइसेंस। दैट मीन्स कि मैं आसानी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ। इसलिए बेटा लिखा हुआ देखो, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उसमें जो हिंड्रेंस थी बेटा वो दूर हो गई। समझे? चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, पहले इस कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा, देन उसके बाद आप इस थ्योरी को नोट करिएगा। ठीक है जी, समझ आ गया सभी को? बोलो जी, क्लियर हुआ आपको ये? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। क्यों किया गया कैपिटल गुड्स को अलाउ? कहते हैं विद अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। परमिशन was no longer
required from the government to enter into international agreement for import of technology. ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट करो बेटा, फिर समझाता हूँ इसको डिटेल में। इसको नोट करिए पहले फटाफट से आप लोग। चलिए, तो समझते हैं, ध्यान सुनना। कह रहा जी फ्रीडम फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। देखो बेटा, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जनरली अगर मैं बताऊं, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है टेक्नोलॉजी या मशीनरी। मशीन्स, टेक्नोलॉजी, दीज आर बेसिकली नोन एज कैपिटल गुड्स। यानी कि जो आपके प्रोडक्शन में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं बेटा? आपके प्रोडक्शन में। ठीक है, आपके प्रोडक्शन में बेसिकली ये यूज होते हैं। और इंडिया में बेटा जनरली टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, राइट। तो हमें अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए और अपनी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बेटा हमें जरूरत थी नई टेक्नोलॉजी की। तो अगर हम इंपोर्ट पे पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो इससे तो हमारा नुकसान भी हो जाएगा, राइट। इसलिए गवर्नमेंट ने जो प्रोड्यूसर्स थे उनको फ्रीडम दी कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं उन गुड्स का जो आपके बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के अपडेशन के लिए बहुत जरूरी है। उन कैपिटल गुड्स को आप फ्री में इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। देखिए, लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम द फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। यानी कि किसका इंपोर्ट बेटा? सिर्फ कैपिटल गुड्स का बोल रहा है और किसी चीज का इंपोर्ट के लिए फ्रीडम नहीं है बेटा। क्यों? विद अ व्यू, किस लिए बेटा? अपग्रेडिंग ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके बेटा। यस, परमिशन वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट सॉरी, टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। समझे? तो समझ आया आपको? हाँ जी बच्चों, क्या क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस सर, यस सर, श्योर। 5 के 5 पॉइंट समझ आ गए? तो बेटा आज हमने डिस्कस किए दीज 5 पॉइंट्स: abolition of industrial licensing, contraction of public sector, de-reservation of production area, expansion of production capacity, and freedom to import capital goods, right। तो ये था हमारा रिफॉर्म पहला, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए वो हमने पांचों पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब जो रिमेनिंग रिफॉर्म्स बच गए वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड फिजिकल रिफॉर्म्स कराऊंगा। ये दोनों एक ही क्लास में हम इसको कवर करेंगे बेटा। बट आज के लिए मैं इतना ही। प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स कॉपी कर लीजिएगा, जहां पे डाउट हो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। तो 5 के 5 पॉइंट में बेटा कोई किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, देर इज नो डाउट इन एनी 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। और बेटा रिवीजन करते रहिए। अच्छा मुझे एक बात करनी है आपसे, अभी एग्जिट मत होना, ठीक है आप लोग? चलो बेटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।